दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत कर आई है और जम्मू कश्मीर में भी अपना अच्छा प्रदर्शन मान रही है। उसी के कॉन्फिडेंस में उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी लड़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो हुआ बहराइच में, वो आप सबने देखा। उसके बाद वो आज पहुंचते पहुंचते बुढ़ाना तक पहुंची और बुढ़ाना में उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। उनका भाषण कुछ लोगों ने कहा कि विवादित है और वो भाषण सुर्खियों में रहा। संजीव बालियान जी के साथ मैं बातचीत करने के लिए आज आया हूं और उनसे सीधी बातचीत करेंगे। संजीव जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। संजीव जी, जो आज चल रहा है पूरे देश में, दो तरह की बात हो रही है। एक पार्टी संविधान की बात कर रही है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह पर केवल यही बात करते हैं कि संविधान कैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ आपकी पार्टी है, वो पुराने रंग रूप में अब दिखाई दे रही है। हालांकि एक ठोकर जरूर खाई लोकसभा में और अब फिर से मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं हमें एक रहना चाहिए, नहीं दूसरे महफिल जमा लेंगे, और मोहन भागवत जी कहते हैं दुर्बल नहीं होना है, जवाब देना है। ये क्या दोबारा उसी तरह की राजनीति अब हो रही है, वो विकास वाले एजेंडे छोड़ के? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आज भी 10 साल हो गए मोदी जी को, 11वां साल है प्रधानमंत्री के रूप में। हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही मोदी जी चुनाव में गए। और जो संविधान बचाने की बात है, संविधान गया कहाँ है जो बचाओगे? 10 साल से देश के मोदी जी प्रधानमंत्री, तो संविधान में हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। एक नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है, एक वोट की राजनीति की गई है लोकसभा चुनाव के दौरान, और ये देश परसेप्शन पर चलता है। एक परसेप्शन बना दिया गया लोगों के बीच में, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, विपक्ष ने उठाया है। लेकिन वो काट के अंडी एक बार छिड़क रहे हैं, हमारे यहाँ कह रहे हैं, दोबारा नहीं चढ़ने की। तो सबको पता लग गया भाई संविधान भी यही है, आरक्षण भी यही है, और भारतीय जनता पार्टी के रहते से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो मोदी जी की हमेशा विकास की राजनीति रही है, कभी इसमें रहा नहीं। जहाँ तक आप इन बयानों की बात करते हैं तो ठीक है भाई, बटना क्यों चाहिए, इसमें गलत क्या है? या मोदी जी कह रहे हैं एक रहो, तो गलत क्या है इसमें? इसमें कोई अपने अपने एंगल से कोई दूसरी चीजें धर्म के आधार पर निकालता है। तो हम तो कहते हैं भाई जातियों में बट कर तो देख लिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हार गए। अब वो कहाँ है सारी पंचायतें, पता ही नहीं कहाँ चली गई। नए नए लीडर निकले, पेड़ थे वो, नए नए अपनी अपनी जातियों की पंचायत करते रहे। अब कहाँ है वो? गायब हो गए। 4-5 महीने हो गए चुनाव को, उनमें से एक भी नेता जो पंचायतें कर रहा था दिखाई नहीं दिया। नुकसान कर दिया भारतीय जनता पार्टी का बांट के। एक पक्ष तो एक रहा जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, यहाँ में बंटवारा कर दिया, और जब जिस समाज को आवश्यकता है ये गायब हो गए, गधे के सिर पर सिंह। हाँ, तो ये तो बात ठीक है, हमें कहनी चाहिए कि हमें एक रहना चाहिए। तो आपको भी लगता है आपका चुनाव भी इसी जातिगत राजनीति का शिकार हो गया और आपका चुनाव भी वहीं फंस गया? जिस तरह की पंचायतें हुई और जिधर आप इशारा भी कर रहे हैं कि जो पेड़ नेता उस तरह की पंचायतें कर रहे थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। पर मुख्यमंत्री के साथ एक रैली भी हुई, आप उसमें साथ में दिखाई दिए, संगीत सोम साथ में दिखाई दिए, और फिर तो रैली के तुरंत बाद संगीत सोम ने एक बयान दे दिया कि एक पत्रकार ने पूछा आज तो साथ में बैठे थे संजीव बालियान, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि उनकी औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की, तो मुख्यमंत्री की रैली थी, मैं वहां पे साथ बैठा था। तो ऐसे बयानों का भी आपके चुनाव पे असर रहा? हाँ सर, तो सब बातों का पड़ा है। अब ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, ये निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को तो सब बातों का पता है किसने क्या किया। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री को किसी बात की जानकारी ना हो, पार्टी को भी जानकारी है और मुख्यमंत्री को भी जानकारी है। अब ये तो उन्हें तय करना। हाँ, जातियों में बंटना मुख्य कारण था, जातीय पंचायतें और जातियों में बंटवारा, ये चुनाव में हार का मुख्य कारण था। नहीं तो मुजफ्फरनगर में जितना विकास कार्य 10 साल में हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से ज़्यादातर काम हुए, प्रदेश सरकार की तरफ से भी खूब काम हुए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, सब कुछ मुजफ्फरनगर में बेहतर हुआ था। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि कम से कम मैं केंद्रीय मंत्री होते हुए भी कोई ये नहीं कह सकता नहीं मिल पाया। मैं लोगों के बीच में 24 घंटे रहा, लेकिन जातिवाद का जो जहर है ये जब फैलता है तो ये तो कोबरा से भी खतरनाक है। कोबरा के जहर से जातिवाद का जहर, जातिवाद के जहर ने मुझे ही नहीं, हर जगह आस पड़ोस में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा।
केवल आपका चुनाव नहीं संजीव जी, कैराना देख लीजिए, नाहिद हसन की बहन इकरा हसन जीत गई। पास में सहारनपुर पड़ता है, सहारनपुर की स्थिति देख लीजिए, इमरान मसूद जीत गए। और आपके यहाँ हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए। और भी आसपास देखे तो स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। पूरे पश्चिम की बात करें तो इतना बढ़िया, मेरठ में देख लीजिए क्या कहाँ पर जाकर चुनाव जीत गए, लेकिन इतनी बड़ी सीट होने के बाद, जहाँ से इतने बढ़िया तरीके से चुनाव जीते थे, उसके बाद कलयुग के राम ही वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। मैं भगवान राम तो उनको नहीं कहूँगा, जो उनका एक उन्होंने उस तरह का काम किया और उसके बाद वहाँ पर वो चुनाव लड़े, उसके बावजूद इतनी आसान जीत लगने वाली थी वो इतनी कठिन बन गई। तो ये सारा वही प्रभाव था जो चारों तरफ हुआ। बिल्कुल, सहारनपुर में इमरान का जीतना हो या इकरा का वहाँ पे जीतना हो, इन लोगों ने एक परसेप्शन फैलाया। ये बड़े सॉफ्ट बने चुनाव के समय में, बहुत सॉफ्ट बन गए थे चुनाव के समय में। सभी, इनका मुख्य मकसद था हिंदुओं को जातियों में बांटना, मुस्लिम की गोलबंदी करना। और उनके सहयोग में काफ़ी लोग थे अलग अलग जातियों के, जिन्हें जातीय पंचायतें की, वे इनके सहयोगी भूमिका में थे, पेड़ लोग थे। लोग उनके भ्रम में, कहीं बहकावे में आए, अपनी अपनी जाति का झंडा लोगों ने उठा कर खड़ा किया। लेकिन उन्हीं लोगों को अब पता भी लग गया कि इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब चूंकि ये नेता भी अपने असली रंग में आ गए, जो इनका असली रंग है मुख्य रूप से, ये उस रंग में आ चुके हैं, लोगों को भी समझ में आ गया। और ये समझने की आवश्यकता है कि लेकिन अभी तक लोगों ने, जो चिन्हित लोग हैं जिनने काम करवाया है, किसी भी मंच से कहना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, आप सोचिए कैसे लोग थे वे जो कहते हैं कि राम मसूद को वोट दो, जातीय पंचायतें कर कर। आप उनकी मानसिकता सोचिए क्या थी। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान सब जगह हुआ है, और वही लोग जिम्मेदार हैं इन्हें जिताने के लिए। आप कह रहे हैं आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है जी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अभी 10 दिन पहले की बात है, बहराइच में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक लड़के ने एक घर से झंडा उतार दिया। ये बहुत गलत बात है किसी के घर में चढ़ना और किसी भी धार्मिक झंडे को उतारना, लेकिन उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर आपका ही था, आपकी ही सरकार थी, मुख्यमंत्री आपके थे। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई भी सबने देखी कि किस तरह की कार्रवाई हुई। परिवार ने इतना आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री ने हमें जो कहा था वो भी नहीं हुआ। आश्वासन दिया था कि अच्छी कार्रवाई की जाएगी, उनका एनकाउंटर हुआ, पैर में उनके गोली लगी, उससे परिवार आश्वस्त नहीं नजर आया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का बढ़िया है? किसी की हत्या हो जाती है तो बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा इसको। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि आप सब बात रोक सको। लॉ एंड ऑर्डर को मतलब होता है कि जब कोई भी क्राइम हुआ है, उस क्राइम के बाद पुलिस का और प्रशासन का रेस्पॉन्स क्या रहता है। आप, हम और आप बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे आपके बीच में, लेकिन उसके बाद में न्याय हो, उसी से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। उत्तर प्रदेश के पहले के हालात अब में बड़ा परिवर्तन है। हत्या हुई वहाँ पे, लेकिन हत्या के बाद जो गिरफ्तारियां हुई या उनका एनकाउंटर हुआ, गोली लगी, यही तो कर सकती है कोई भी सरकार। कहीं न पिछले 10 सालों में जरूर हुआ है कि जहाँ भी कहीं अपराध हुआ है, अपराध में कमी भी आई है। कोई ये मेरे कहने की बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश में किसी से पूछोगे तो इस सरकार की एक सबसे बड़ी ये जरूर बताएगा कि इस सरकार में भाई चोरी डकैती राजनी बंद हुई है और अपराध कम हुआ है। खत्म तो नहीं मैं कह सकता, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि इस सरकार ने उस पर काम किया है और अपराधी को संरक्षण नहीं मिला। उसके बाद वही आज पहुँचते पहुँचते बुढ़ाना आ गई। अखिल त्यागी ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद भीड़ इकट्ठी हो गई। हमने कहा 10,000 के करीब लोग बुढ़ाना में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पर एक नारे लगाने, जिस तरह के नारे वो लगाते हैं, वो नारे लगाने शुरू कर दिए और वो वहाँ पर भीड़ जम गई। भीड़ हट गई, इतने तक तो ठीक था। लेकिन संजीव बालियान बीमार होते हुए बुढ़ाना पहुँचे, अखिल त्यागी के घर पहुँचे और वहाँ से प्रशासन को भी और उन लोगों को भी चुनौती दे डाली कि ऐसा सहन नहीं किया जाएगा। तो आपको क्यों लगा कि जब सब कुछ हो गया था तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? किसी ने कोई पोस्ट की थी तो गलत की होगी, तभी भीड़ इकट्ठी हुई होगी। देखिए, अखिल त्यागी ने जो पोस्ट की वो सबने माना कि गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अखिल त्यागी का जो परिवार है, उनके चचेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के सभासद रहे प्रवेश त्यागी, तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार रहा है मूल रूप से। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो 8 बजे परिवार वालों ने उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया कि आप ले जाइए, इसे गिरफ्तार कीजिए, जो भी इसने गलती की है।
उसके बाद 10,000 के लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसे कौन से प्रभावशाली लोग हैं जो 10,000 लोगों को, हमें तो 10,000 की रेडी करने के लिए 3 दिन लगते हैं। और ऐसे कौन वो थे जिनने एकदम से बुलाए और परवेश त्यागी के घर पर प्रतिष्ठान पे, जो अखिल त्यागी के परिवार से, उन पर पथराव हुआ। और अगर भीड़ को देखोगे, जिस तरह का भीड़ का प्रदर्शन था बुढ़ाना की सड़कों पे, अगर ये दिन में हुआ होता तो बुढ़ाना शायद मुश्किल था बचना, बाजार और सब चीज़ें। शुक्र है कि रात के करीब 10-11 बजे घटनाएं हुई। अखिल त्यागी को तो जेल भेज दिया, बेलेबल ऑफेंस था ये, इसमें थाने से जमानत दी जाती है अब 7 साल से कम वाले अपराध में। लेकिन चलो, लैंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस ने, प्रशासन ने उसको जेल भेज दिया। तो जब उनको जेल भेज दिया तो जो पथराव कर रहे थे वो छोटा क्राइम है क्या? एक टिप्पणी लिखना या पथराव करना किसी के घर पे, या पूरे कस्बे को बंधक बना लेना, धार्मिक नारे लगाना, ये भी तो बड़ा अपराध है। उस पर पुलिस ने उस समय तक कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र के दबाव में आ जाती है, भीड़ तंत्र होता है। मैं 10 साल उस क्षेत्र से सांसद रहा हूँ, केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ, इस बार भी मैं नज़दीकी चुनाव आ रहा हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि 10 साल में इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये मुजफ्फरनगर के लोग भूल चुके थे। ये पहले बिल्कुल आम था मुजफ्फरनगर में। आप उठा के देखोगे 2014 से पहले भी मुजफ्फरनगर को, तो हफ्ते 10 दिन में हर कस्बे में, शहर में कहीं ना कहीं इस तरह का होता था। तो मैं गया और मैंने कार्रवाई की मांग की, और कार्रवाई हुई भी। और कार्रवाई के साथ साथ ये भी पता लग गया किसने करवाया। एमआईएम के नेता हैं जो इसमें पकड़े गए हैं, अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष फरार है। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या क्या मैसेज भेजे गए, एक झूठी अफवाह फैलवाई गई, अखिल त्यागी को छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा। तो वो सब लोग पकड़े जा चुके हैं। जो बात मैं कहना चाहता था वो पुलिस ने प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं। तो ये सब संजीव जी ऐसा क्यों होता है? विपक्ष जैसे आरोप लगाता है। अखिलेश यादव ने पहले ही कहा जब बहराइच हुआ कि उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जैसी तासीर है वैसा काम करेगी। इस तरह के दंगे, इस तरह की भावनात्मक चीजें दिखाई देंगी, और वो हो भी गया। विपक्ष के आरोप लगते हैं आप चुनाव के समय कुछ ना कुछ कर देते हैं, और वही हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं साजिश रहती है भाजपा की, भाजपा मिलके करवाती है सब। उस समय जो बुढ़ाने में अखिल त्यागी ने टिप्पणी की, उसके बाद जो प्रदर्शन और पथराव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग, एएमआईएम के लोग, ये लोग थे ज़्यादातर। हमारा तो कोई सपोर्टर उनमें है नहीं, पूरा एक विशेष समुदाय था। जब उन पार्टी के लोग थे तो इसका मतलब तो पहले उनकी तरफ से उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अगर इतना कंट्रोल सब अखिलेश यादव कर सकते हैं या हम कर सकते हैं, तो भाई एएमआईएम के, समाजवादी पार्टी के लोग थे, आपको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था। भाई पथराव मत करो, सांप्रदायिक माहौल पैदा मत करो। किया तो उन्होंने, हमने तो कहा जिन्होंने किया है उन पर कार्रवाई हो। हमने तो माहौल बिगाड़ा नहीं, हमने तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी। मैंने खुद जाके कुछ कार्रवाई नहीं की, मैं खुद कहीं 1000 की भीड़ लेकर नहीं गया। बहुत वो हमने तो कहा कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, वो निष्पक्ष कार्रवाई हुई। तो इसकी जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी की और उन लोगों की है कि वे कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर को समझा कर रखेंगे। इस तरह की बातें ठीक नहीं। टिकैत परिवार भी हमेशा से काफ़ी सुर्खियों में रहा है, और उनकी लोग मानते भी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा तक में उनका काफ़ी रहता है, और हर मुद्दे पर वो अपनी राय भी रखते हैं, और इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। राकेश टिकैत जी सामने आए और उन्होंने अपनी राय रखी, और हालांकि पिछले अगर 2 साल से देखें तो थोड़ा उतने बोलते हुए किसी मुद्दे पर नज़र नहीं आते थे। मुख्यमंत्री की तारीफ करते भी नजर आए कई जगह पे कि हम तो चाहते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं, और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाए, हमारा भी प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो उनकी कैसे क्या भूमिका देखते हैं आप? किस तरह की भूमिका यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पर कैसी भूमिका उनकी है? अभी मैंने उनका बयान सुना है, उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है कि पिछले 3 महीने से मुजफ्फरनगर को लेकर उन्होंने कही है कि दोबारा अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई है। मैं भी यही कह रहा हूँ जो टिकैत साहब कह रहे हैं। जब तक मैं सांसद था कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अब जिम्मेदारी जिसकी है उसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं तो खुद ये बात कर रहा हूँ जो टिकैत साहब कह रहे हैं, लेकिन वो एक वर्जन देखते हैं। भाई वो आखिर में कुछ और बात पहले कह दी, आखिर में कह दिया भाई वो भी गलत हुआ। अरे भाई पहले कहो ना, जो मिलने हैं उनसे कहो तुमने पथराव क्यों किया। भाई अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हो, अब उनकी समस्या कभी वो राजनीतिक हो जाते हैं। हरियाणा में अगर राजनीतिक हो गए, चुनाव में भाजपा को रहो, फिर राजनीतिक कहाँ हुए भाई? हर चुनाव में हस्तक्षेप भाजपा के विरोध में। भाई क्यों है भाई राजनीतिक हो जाओ, अब रहने दो। ये सब समझ गए इस बात को। आप हर चीज में राजनीति भी करते हो और अपने राजनीतिक भी रहते हो।
तो भाई राजनीति खुल के ही कर लो यार, फिर क्या जरूरत है इस चीज़ की, बार बार किस चीज़ को छुपाने की। वैसे भी मैं देखता हूँ जब भी कोई चुनाव होता है, कोई जिला पंचायत भी चुनाव लड़ता है, और आप देखिए कैराना और सिसोली कहाँ तक है, तो उसको एक मिठाई का डिब्बा लेके टिकैत साहब के साथ एक फोटो, और उनको एक चद्दर पहनाना, और ये सब के साथ एक फोटो एक जरूरत सी मैंडेटरी हो गया है। जैसे वो पेपर में आता है पहले 4 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है अब वहां पर भी हो गया। अभी उपचुनाव की टिकट हुए समाजवादी पार्टी की, कादिर राणा तुरंत पहुंच गए, मिठाई का डब्बा खिला रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ट्वीट भी किए उस पर, कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये वही लोग हैं जो 2013 में शामिल थे, और टिकैत साहब अब इनको कैसे देखिए अपने घर में बुला के गले लगा रहे हैं। तो ये सब वहीं घूम रहा है। हाँ मेरे याद है वो 7 तारीख की पंचायत में, जो दूसरी पंचायत थी, पहली पंचायत में तो टिकैत साहब थे नहीं, दूसरी पंचायत में ट्रैक्टर से समतल भी उन्होंने करवाया था, राकेश टिकैत जी ने, और उनके बयान आप पढ़ लिए उसके बारे में क्या थे, जिसे मिठाई खिलाई जा रही। भाई ये तो जानते तो सब चीज़ ही, ऐसा तो है नहीं, कितना छुपा लो किसी भी चीज़ को, छुपती तो बात है नहीं। अब वही मिठाई खिलाई जा रही है, चलो भाई उनकी मर्जी, उनकी इच्छा है, मैं क्या कह सकूँ। तो अभी क्या देखते हैं आप मीरापुर में, किस तरह के चुनाव होने वाला है, किस तरह के रिजल्ट्स आप देखने को मिलेंगे? क्योंकि लोकदल के खाते में सीट जा रही है और भाजपा वहाँ पर नहीं लड़ेगी। जितना मैंने चुनाव को करीब से देखा, जहाँ भाजपा चुनाव लड़ रही थी, लोकदल का उतना वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, या फिर पोल नहीं कर पाए उतना जितना लोकदल नल का निशान होने के बाद पोल होता है, और जितना अब कमल का फूल था उतना पोल आपके चुनाव में भी ऐसा कई जगह पे मैंने देखा। कैराना में मैंने इस तरह का देखा, और भी कई जगह देखा जहाँ पर लोकदल का वोटर था, नहीं उतना पोल कर पाए। तो अब भाजपा वाले लोकदल पे उतना पोल कर पाएंगे, या उस तरीके से साथ दे पाएंगे मीरापुर में? लगता है कुछ ऐसा? बिल्कुल जी, लोकदल के कोटे में सीट हो, लोकदल लड़ो या भारतीय जनता पार्टी लो, एनडीए गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ रहा है, और पूरी ताकत के साथ मीरापुर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे ना। ये एनडीए का उम्मीदवार है, कोई लोकदल और भाजपा का मेरी नज़रों में तो है। जितनी जैसा अपना चुनाव लड़ा जाता है इस तरह से चुनाव मीरापुर में लड़ाया जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं, कुंदरगी तो हम कभी जीत नहीं पाए, लेकिन गाजियाबाद, मीरापुर और खैर, ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। एक आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप चुनाव हार गए हैं, अब मंत्री भी नहीं रहे हैं, 5 साल आप जिस तरह से पिछले 5 साल में देखें, और जब मैं देखता था आपको 5 से 5 साल पहले की चीज़ें, आपको कितना बदलाव नज़र आया? कितना आपको अपनी चीज़ों में या आसपास के एनवायरनमेंट में, लोग जो आपसे मिलने आते थे या फिर आप लोगों से मिलने जाते थे, उस चीज़ में कितना बदलाव आपको देखने को मिला? देखिए मुझे जब बाहर रहता हूँ कभी भी, तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं मंत्री, पहली बात तो मैं मंत्री की तरह कभी रहा ही नहीं भाई। मैं सारा दिन क्षेत्र में रहता था, लोगों के बीच में रहता था। ये 15 अशोक रोड में कभी किसी को रात के 2 बजे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि दरवाजा बंद है, मंत्री जी से अपॉइंटमेंट है, खुला रहा मामला बिल्कुल। और मुझे फुनगर में कभी किसी ने एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं मंत्री हूँ। जब मैं कहीं दूसरे प्रदेश जाता था तो कई बार लग जाता था कि शायद मंत्री हूँ प्रोटोकॉल देख के, लेकिन मुझे फुनगर में तो कभी लगा नहीं। और अब भी ऐसी स्थिति है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई ज़्यादा परिवर्तन मेरी दिनचर्या में आया हूँ, मुझे फुनगर जाऊँगा वही लोग मिलेंगे, 24 घंटे वही लोगों के बीच में। इसमें अभी हरियाणा था 1-1.5 महीना, तो हरियाणा में भी किसी ने महसूस नहीं होने दिया भाई आप पहले मंत्री थे अब नहीं हो, वही लाड़ प्यार सबका। क्योंकि मैं कभी खुद भी मंत्री नहीं बना, तो जनता की तरफ से भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा लगता है कोई ज़्यादा फर्क किसी बात में मुझे तो लग नहीं रहा अपने जीवन में कोई ज़्यादा। चलिए, अभी चुनाव के दौरान मैं आपसे मिलता रहूँगा, और कई चीज़ें आएंगी सामने, उन पे बात भी मैं आपसे करूँगा, चुनाव में आपकी भी ड्यूटी लगेगी। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? आपका कोई सवाल बचता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और आपका वो सवाल हम संजीव बाल्यान जी से जब अगली बार मिलेंगे तो लेने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।